हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे इस क्लास के अंदर हम। इस क्लास की हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है हमारी, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन के प्रकार ही हैं। परावर्तन के प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं परावर्तन। पहला है हमारा नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं। क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशा में लौट जाती हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा नियमित परावर्तन कहलाता है। एंड सेकंड है इसके अंदर विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन हमारा क्या होता है? इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं, इसके अंदर क्या होता है? खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। जब खुरदरी सतह पर आपतित होंगी तो वह अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। एंड इसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग हमारा क्या होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर के अंदर। एंड सर्वाधिक वेग प्रकाश का किसमें होता है? तो सर्वाधिक वेग प्रकाश का निर्वात के अंदर होता है और सबसे न्यूनतम वेग प्रकाश का कांच के अंदर होता है। इन फैक्ट्स को भी नोट डाउन करते चलिए। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो हमारे 3 है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है आपतन कोण एंगल आई एवं परावर्तन कोण एंगल आर का मान बराबर होता है। इसके अंदर क्या होता है? एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है। एंड थर्ड है इसके अंदर परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपवर्तित रहती है। क्या होता है इसके अंदर? परावर्तित किरण की आवृत्ति की चाल क्या होती है? वो अपवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर में समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण हम किसे कहते हैं? जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे इसके अंदर हमारा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है? उन पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। यानी कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। एंड सेकंड पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब बनता है। यानी समतल दर्पण के अंदर क्या होगा? प्रतिबिंब हमारा उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बनता है। एंड ऑप्शन नंबर तीसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। तो प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। क्या होता है इसके अंदर? प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं। एंड आगे की ओर चलते हैं। आगे है इसके अंदर फैक्ट है हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमारी क्या होती है? +1 होती है। चलते हैं आगे क्यों। आगे इसके अंदर हमारा पार्श्व परावर्तन या उत्क्रमण क्या होता है? तो पार्श्व परावर्तन या उत्क्रमण हमारा क्या होता है उसे देखते हैं। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं, जब हम क्या करते हैं अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब में बायां हाथ दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखाई देता है तथा बायां हाथ का प्रतिबिंब दायां दिखाई देता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस सिंपल डेफिनेशन का मतलब है इसका कि जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं
तो उसमें हमारा बायां हाथ दायां दिखता है, एकदम दायां हाथ बायां दिखता है। एंड नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। आगे इसके अंदर हमारा गोली दर्पण। तो गोली दर्पण हमारे क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? ऐसे पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। और ये हमारे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो इसमें अवतल दर्पण की डेफिनेशन देखते हैं। अवतल दर्पण की हमारी परिभाषा है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी क्या होता है अवतल दर्पण? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ से होता है। अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? अंदर की तरफ से होगा, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। एंड उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा कि परावर्तक पृष्ठ होगा हमारा वो बाहर की तरफ होगा, और अवतल दर्पण के अंदर अंदर की तरफ होगा। एंड आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि अक्सर एग्जाम में 1-2 नंबर के अंदर पूछी जाती हैं। तो उन इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को भी देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारी दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है हमारा? दर्पण का ध्रुव होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या होता है? दर्पण गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव को हम पी से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव वो वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर हमारी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से दर्शाते हैं इसे। एंड आगे की ओर चलते हैं। आगे इसके अंदर हमारा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है हमारा? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से दर्शाते हैं। क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, एक गोले के भाग को हम गोली का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को हम सी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस की डेफिनेशन देखते हैं इसमें। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। इसके अंदर क्या होता है हमारा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं हमें, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है हमारी? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। एंड यदि वक्रता या दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है और फोकस दूरी एफ, तो उसके हमारा फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2। एंड नेक्स्ट हमारा द्वारक। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ होता है, उसकी वृत्ताकार जो सीमा रेखा होती है उसका व्यास होता है, वो हमारा द्वारक कहलाता है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम है कुछ, इसके 4-5 नियम होते हैं, तो उनको देखते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेंगी तथा उत्तल के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। इसके कहने का मतलब ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरेंगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अपसरित होती हैं। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड पॉइंट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ के अनुदिश वापस हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरणें तिर्यक दिशा में परावर्तित होती हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु के मुख्य अक्ष के माने अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा उसे देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, फोकस F पर होगी। फोकस को हम F से दर्शाते हैं। एंड सेकंड क्या है, प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार हमारा कैसा होगा, अत्यंत छोटा होगा। एंड नेक्स्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी हमारी तो इसके अंदर में क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी एंड प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी हमारी, वास्तविक एवं उल्टा। एंड सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट है वस्तु की स्थिति हमारी जब C से परे हो, तो C के परे हो तो जब क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच होगी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में होगी। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार हमारा छोटा होगा। एंड नेक्स्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ये कंडीशन कब हमारी अप्लाई होंगी, जब हमारा वस्तु की स्थिति C से परे हो। एंड नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर वस्तु C पर हो, यानी वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर हो तब क्या होगा, तो तब हमारी वस्तु की स्थिति क्या होगी, C पर होगी एंड प्रतिबिंब का आकार समान रहेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। ये कंडीशन हमारी जब होंगी जब हमारी वस्तु C पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर वस्तु C तथा F के बीच, जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु C तथा F के बीच में होगी तो अब कंडीशन क्या होंगी हमारी, प्रतिबिंब की स्थिति C से परे होगी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा एंड प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक में उल्टा। ये कंडीशन तब बनेंगे हमारी जब हमारा वस्तु C तथा F के बीच होगी। एंड नेक्स्ट कंडीशन है वस्तु F पर, तो वस्तु हमारी जब फोकस दूरी पर होगी तो कैसे कंडीशन होगी, प्रतिबिंब की स्थिति हमारी अनंत होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत होगी एंड प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा अत्यधिक बड़ा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी वास्तविक एवं उल्टा। ये कंडीशन कब बनेंगे हमारी, जब हमारा वस्तु फोकस पर होगी। एंड नेक्स्ट है वस्तु P तथा F के बीच, जो हमारी वस्तु पोल तथा फोकस दूरी के बीच में होगी तो हमारे प्रतिबिंब कैसे स्थिति क्या होगी, उनकी और आकार और प्रकृति क्या होंगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा एवं प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी आभासी एवं सीधा होगा। ये कंडीशन हमारी कब अप्लाई होंगी, जब वस्तु हमारी ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच होगी। एंड नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां क्या क्या हो सकती है हमारी। अभी हमने क्या देखा था, अवतल दर्पण से बनने वाली, अब देखेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाली। तो उत्तल दर्पण से बनने की हमारी पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का साइज होगा हमारा अत्यधिक छोटा एंड प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा। जब ये कब कंडीशन होंगी हमारी, जब हमारा वस्तु अनंत पर होगी, ये कंडीशन हमारी तब अप्लाई होंगी। एंड सेकंड है इसके अंदर हमारा जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, तो जब हमारी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे। एंड नेक्स्ट है प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा। एंड अगला प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी हमारी, आभासी एवं सीधा। ये कंडीशन तब अप्लाई होंगी हमारी जब वस्तु हमारी अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच होगी, अनंत और ध्रुव के बीच में होगी, ये कंडीशन तब अप्लाई होंगी हमारी। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, अब आ जाते हैं हमारे दर्पण के उपयोग। तो दर्पण के उपयोग क्या होते हैं उन्हें देखते हैं इसके अंदर।
तो सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, इन्हें देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का प्रयोग हम किस किस में करते हैं, टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर तथा वाहनों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट है दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी डॉक्टर्स हमारे दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। यानी सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। पहला है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। एंड सेकंड है ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकते हैं, जिसमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम बाइक या कार अपनी चलाते हैं तो उसमें पीछे के वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट है उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाती हैं, यद्यपि यह छोटा होता है। यानी उत्तल दर्पण क्या होता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं लेकिन छोटा बनाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण का हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर से वक्रित होते हैं। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। यानी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए हमारे चिन्ह को कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे। गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष तथा x डैश लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। तो यह परिपाटी हमारी निम्न प्रकार है। इस परिपाटी के पॉइंट्स को देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है दर्पण वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी वस्तु को कहाँ रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां हमारी कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां हमारी धनात्मक होती हैं तथा मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां हमारी सारी ऋणात्मक होती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां हमारी धनात्मक होती हैं तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं हमारी। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा x है और ये x लेस है, ये y है और ये y डैश है। इधर की ओर हमारी सारी पॉजिटिव होंगी, इधर सब पॉजिटिव, इधर की ओर नेगेटिव एंड इधर की ओर नेगेटिव वैल्यूज होंगी हमारी सारी। इसके कहने का मतलब ये है। अभी देखते हैं नेक्स्ट को, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है हमारा, दर्पण में इसके ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को u कहते हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं हम। एंड ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को b कहते हैं तथा फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला होता है एंड ये अक्सर 1-2 नंबर में हमसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आवर्तन, मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड आवर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्तन से यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितने गुना आवर्तित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h हो तब गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब का हमारा फॉर्मूला क्या होगा उसे देखते हैं। हमारा
रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है हमारा m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो हमारा क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर हो जाएगा माइनस के b अपॉन यू। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक को उल्टा है। यानी कि आवर्धन का अगर हमारे माइनस में वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है हमारा, कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। एंड नेक्स्ट है, आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह का अर्थ है, यानी कि अगर हमारी आवर्धन की वैल्यू धनात्मक आ रही है तो उसका अर्थ क्या है, प्रतिबिंब हमारा आभासी एवं सीधा बनेगा। एंड नेक्स्ट है, आवर्धन आवर्धन प्लस 1.5 का क्या अभिप्राय है, तो इसे देखते हैं। इससे अभिप्राय क्या है, प्लस चिन्ह ये दर्शाता है, यानी इसके अंदर प्लस चिन्ह होगा वो क्या दर्शाएगा कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ऊपर। जो वस्तु के आकार का 1.5 गुना बनेगा, ये क्या दर्शा रहा है हमारा, प्लस 1.5। प्लस का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रतिबिंब है आभासी एवं सीधा बनेगा, और 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 गुना बड़ा बनेगा। एंड दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसमें रहे क्वेश्चंस की हम बात करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर हमारी प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसे देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एंड ये एक नोट है हमारा, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब है कि यदि कोई हमारी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। एंड आगे देखते हैं, आगे हमारा यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अभी हमने क्या देखा था, विरल माध्यम से सघन में, अब कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन। तो कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन को देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, जब आपतित किरण ए बी सतह से टकराती है, जब आपतित किरण हमारी सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय, तो किरण क्या करते हैं, कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ पर झुक जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अभिलंब पृष्ठ से होता है, जब अभिलंब पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती है। जब पृष्ठ से होगा तो किरण क्या होगी हमारी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। इसीलिए इसे प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसीलिए प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम है कुछ, उन्हें देखते हैं हम। पहला है हमारा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में 1-2 नंबर के अंदर ये पूछा जाता है। तो इससे देख सकते हैं, यदि हमारा कोण आई और अपवर्तन कोण हमारा आर हो तो उससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा इस तरह के बराबर में हो जाएगा। आगे देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, अपवर्तनांक होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके कहने का मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, किसको, परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, यानी एक किरण हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा
व्यक्त किया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, n21 से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम n21 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n21 इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसका चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा अभी हमने क्या देखा था, n21 का देखा था, अब देखते हैं n12 का। तो n12 का क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b। तो ये हमारा n12 का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड इसके अंदर एक नोट है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, यानी कि हमारा जो माध्यम है 1 वो निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। किसके सापेक्ष माना जाएगा, निर्वात के सापेक्ष। एंड आगे है इसके अंदर, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, यह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो माध्यम का अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, nm होगा। और nm इक्वल टू हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल c एवं माध्यम में प्रकाश की चाल v, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात हमारा, पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, और लेंस का कम से कम एक पृष्ठीय भाग गोलीय होता है। अधिक से अधिक 2 गोलीय होते हैं और कम से कम 1 गोलीय होता है। और लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये देखते हैं। लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 उत्तल लेंस एंड सेकंड नंबर पर होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है हमारा, उत्तल लेंस को देखते हैं। जिस लेंस के बाहर की ओर 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कैसे कहते हैं, जिस लेंस के बाहरी ओर 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, कितने 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं, किनारों पर से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं हमारे उत्तल लेंस। अब देखते हैं अवतल लेंस क्या होते हैं हमारे। अवतल लेंस होते हैं जिस लेंस में अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठ हों, उत्तल के अंदर बाहर की ओर होता है और अवतल के अंदर की तरफ होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस कैसे होते हैं, किनारों पर से मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं। अवतल लेंस किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं लेंसों से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारी परिभाषाएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम से पूछी जाती हैं। इसमें फर्स्ट है हमारी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है, किसी लेंस में चाहे वह अवतल हो या उत्तल दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं। यानी कि कोई भी प्रकार का लेंस हमारा अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इसमें प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। तो इस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे C1 और C2 से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या होता है, लेंस का केंद्रीय बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा द्वारक। तो द्वारक क्या होता है देखते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभाव व्यास द्वारक कहलाता है। इसके कहने का मतलब यह है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण किसी विचलन से निर्गत होती हैं तो गोलीय लेंस वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास या द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उससे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अपसरित हो जाती हैं। उसे मुख्य अक्ष पर यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु पर अपसरित हो जाती हैं उत्तल लेंस के अंदर, और
अवतल लेंस के अंदर क्या होगा, एक लेंस वाला एक बिंदु पर अपसरित नहीं होंगी। देखते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। चलते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है हमारी, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को एफ से दर्शाया जाता है। इसके कहने का मतलब है किसी लेंस के मुख्य अक्ष की प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, इसे एफ से दर्शाते हैं। अब देखते हैं इसके आगे हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां क्या क्या होती हैं उन्हें देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस F2 पर होगी। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी वास्तविक एवं उल्टा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा जब वस्तु हमारी 2F1 पर हो, तो 2F1 से परे हो, जब क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F2 तथा 2F2 के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी हमारी वास्तविक तथा उल्टा। ये कंडीशन हमारी कब अप्लाई होंगी, जब वस्तु 2F1 के परे हो। एंड नेक्स्ट हमारा जब वस्तु 2F पर हो, तो जब वस्तु 2F1 पर होगी, जब क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी 2F2 पर। प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा समान आकार का, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक तथा उल्टा। एंड नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो, जब वस्तु हमारी F1 तथा 2F1 के बीच होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी हमारी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी 2F पर, और प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा बड़ा, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी वास्तविक होगा उल्टा। चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा जब वस्तु फोकस F1 पर हो, जब वस्तु हमारी फोकस F1 पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारी, अनंत पर होगी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा हमारा, अत्यधिक बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी वास्तविक तथा उल्टा। ये कंडीशन हमारी कब अप्लाई होगी, जब वस्तु फोकस के F1 पर होगी। नेक्स्ट है फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच जब वस्तु होगी हमारी, अब क्या होगा प्रतिबिंब की स्थिति हमारी क्या होगी, जिस ओर बिंब में लेंस के उसी ओर होगी। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी आभासी तथा सीधा। चलते हैं आगे की ओर। अभी हमने देखी उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अब देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां क्या होंगी हमारी। अगर अवतल लेंस में हमारी वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी फोकस के F1 पर। प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा अत्यधिक छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति होगी हमारी आभासी तथा सीधा। एंड नेक्स्ट कंडीशन है इसके अंदर हमारा अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच हमारी जब वस्तु, जब क्या कंडीशन होंगी, जब होगा हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। प्रतिबिंब का आकार होगा हमारा छोटा। एंड प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी तथा सीधा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। यानी गोलीय लेंस के अंदर जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम चिन्ह प्रॉपर्टी को कैसे लेंगे, चिन्हों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा। तो उसके लिए सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं, यानी कि सभी दूरियों को हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। सेकंड है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर हमारा उत्तल लेंस होगा तो हमारी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस होगा तो हमारी फोकस दूरी नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर धनात्मक होती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर सारी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, दाईं ओर धनात्मक होंगी और बाईं ओर ऋणात्मक होंगी। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेंस का सूत्र क्या है। लेंस का सूत्र होता है हमारा, यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u, तो केंद्र से बिंब की दूरी को u कहते हैं। एंड प्रतिबिंब दूरी को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोकस दूरी को f से। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है हमारा, आवर्धन इसके अंदर हमारा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी आवर्धन क्या होता है हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है हमारा आवर्धन। तो m बराबर हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई h। लेंस द्वारा
उत्पन्न प्रतिबिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी b हो तो आवर्धन क्या होगा हमारा? तो आवर्धन हो जाएगा हमारा, आवर्धन m बराबर हो जाएगा h डैश अपॉन h इक्वल टू b अपॉन u। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर हमारा लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है हमारी? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। तो लेंस की क्षमता को किससे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर 1/f, जो कि क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है ये। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा डायप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है। फोकस दूरी को किस में व्यक्त किया जाता है? मीटर में। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है हमारा डायप्टर, जो कि एग्जाम्स में 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है। एंड वन डायप्टर की डेफिनेशन क्या होती है हमारी? एक डायप्टर की, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एंड उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगर हमारा उत्तल लेंस होगा तो हमारी उसकी क्षमता धनात्मक होगी, और अवतल लेंस होगा तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। एंड दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और भी पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।